नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय यूपी दौरा है। अहम जानकारी सामने आ रही है और इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 मार्च को अयोध्या दौरे पर जाएंगी। तो राम मंदिर के नव कार्यक्रम में ही शामिल भी होंगी। अवसर कार्यक्रम होगा जहां पर राम मंदिर के इस कार्यक्रम में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और इसके साथ राष्ट्रपति मथुरा दौरे पर जाने वाली हैं। तो बड़ी अपडेट सामने आ रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 मार्च से उत्तर प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगी और इस दौरे के दौरान वे अयोध्या, मथुरा सहित राज्य के प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का भी दौरा करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू 19 मार्च को ही अयोध्या में राम मंदिर के नव संवत्सर कार्यक्रम में भी शामिल होंगी और इस अवसर पर उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता को भी मजबूत करता है। इसके अलावा ही राष्ट्रपति मुर्मू मथुरा का भी दौरा करेंगी। तो बड़ी जानकारी, जहां वो स्थानीय धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेंगी और वहां की परंपराओं और ऐतिहासिक धरोहर का अवलोकन करेंगी। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अयोध्या दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और इसी खबर पर हमारे साथ अयोध्या से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित कुमार, क्या खास दौरा रहने वाला है और बताया जा रहा है कि वहां पर परंपरा और ऐतिहासिक धरोहर का अवलोकन करने जा रही है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि 19 मार्च को हिंदी दिवस मनाया जाएगा। इसमें शामिल होंगे। इसके बाद जो धार्मिक सांस्कृतिक और स्थलों का दौरा करेंगे। इसके साथ साथ जो कार्यक्रम है उनमें शामिल होंगे। जी अमित, कितना ये रहेगा वहां पर सुरक्षा व्यवस्था देखिए और कितने दिनों का दौरा है उसके बारे में विस्तार से जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये 3 दिवसीय दौरा है जिसमें अयोध्या, मथुरा और इसके अलावा और भी धार्मिक स्थलों पर जाएंगे, जिसको लेकर जो है वहाँ तैयारियां पूरी की जा चुकी है। आज जो है एडीजी जोन जो है प्रवीण कुमार जो है शाम को ट्रस्ट के साथ बैठक करेंगे। बैठक के साथ जो सुरक्षा व्यवस्था जो पॉइंट है उस पर भी ध्यान देंगे। जी अमित, तो जो दौरा मथुरा का रहने वाला है और कितने समय पर कहां पर जाने वाली हैं उसके बारे में जानकारी आप विस्तार से करिए। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि लगभग 19 तारीख को जो इनका प्रस्तावित दौरा है उसमें वो शामिल होंगी। अभी टाइमिंग जो है प्रोटोकॉल का जो है नहीं आया है, जिसको लेकर अभी ये सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। और इसके अलावा कई भी जो मंदिर में है, आरती स्थल है और कई कार्यकर्ताओं से मिल सकती है। जी और कितने यहाँ पे संख्या देखी जाए तो कितने लोगों की मौजूदगी देखी जाएगी अमित? बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से जो मुख्य लोग होंगे वही शामिल होंगे। जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। इसके अलावा कई मंत्री और भी शामिल होंगे और यहाँ के जो लोकल विधायक सांसद है वो भी शामिल होंगे। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था एकदम चार चौबंद की जाएगी, जिसको लेकर जो है आज ही एडीजी जोन अयोध्या पहुंच रहे, जिसको लेकर बैठक भी करेंगे। ट्रस्ट के अधिकारियों के साथ, पुलिस के अधिकारियों के साथ जो सुरक्षा व्यवस्था का जो खाका तैयार किया जाएगा वो आज जो भी दिशा निर्देश दिया जाएगा आज इस बैठक में तय होगा। जी बिल्कुल अमित, राष्ट्रपति 19 मार्च को अयोध्या दौरे पर रहेंगी, उससे पहले भी उनका कोई दौरा है क्या? जी बिल्कुल, इससे पहले वो एक बार आ चुकी है जहाँ पे उन्होंने आरती किया था, सरयू घाट की गई थी, राम मंदिर का भी दर्शन किया था। इसके अलावा जो धार्मिक कार्यक्रम है उसमें भी शामिल हुई थी। जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां पर आज केरल, तमिलनाडु के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा खास माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि केरल और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे और एर्नाकुलम से कई विकास और परियोजनाओं की सौगात भी करेंगे और करोड़ों की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर 14,500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात करने जा रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी और करोड़ों की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बड़ी जानकारी, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी का केरल, तमिलनाडु का दौरा है। एर्नाकुलम से कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी जाएगी, करोड़ों की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। 14,500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे और इसके साथ ही करोड़ों की सौगात देने जा रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल और तमिलनाडु के दौरे पर रहे और केरल के एर्नाकुलम में उन्होंने कई प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 14,500 करोड़ रुपए है, जो राज्य में बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, शिक्षा और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देंगे। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये योजनाएं स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाएंगे और इसके साथ रोजगार सृजन में मदद करेगी। तो उन्होंने ये भी बताया है कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा, आर्थिक गतिविधियां तेजी से विकसित होंगी। तो पीएम नरेंद्र मोदी का केरल दौरा, जहां पर करोड़ों की सौगात देने जा रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की है। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने राज्य और केंद्र के विकास संबंधी मुद्दों, आगामी योजनाओं और नीतिगत मामलों पर चर्चा की है। वहीं सूत्रों की माने तो बैठक में गुजरात के विकास प्रोजेक्ट्स, निवेश बढ़ाने और इसके साथ सामाजिक कल्याण योजनाओं की समीक्षा भी की गई है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य की जरूरतों और प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी दी। तो आपको बताते चले कि आगामी योजनाओं, नीतिगत मामलों को लेकर जानकारी दी गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने राज्य और केंद्र के विकास संबंधी मुद्दों, आगामी योजनाओं और नीतिगत मामलों पर चर्चा की है। वहीं सूत्रों की माने तो बैठक में गुजरात के विकास प्रोजेक्ट्स, निवेश बढ़ाने और सामाजिक कल्याण योजनाओं की समीक्षा की गई है। मुख्यमंत्री ने इसके साथ प्रधानमंत्री को राज्य की जरूरतों और प्राथमिकताओं के बारे में भी जानकारी दी। शिमला में मौजूद लोक भवन में एक आधिकारिक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कि कविंदर गुप्ता ने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। समारोह में ही उच्च स्तरीय सरकारी अधिकारी, गणमान्य नागरिक और अन्य प्रतिष्ठित लोग मौजूद रहे और शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ही राज्य के प्रशासनिक संवैधानिक कर्तव्य का निर्वाह करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। राज्यपाल ने शपथ ग्रहण के बाद सभी नागरिकों के कल्याण और राज्य के विकास के लिए अपनी सेवाएं देने का संकल्प लिया। प्रशासन ने कार्यक्रम की सुरक्षा और व्यवस्था विशेष ध्यान रखा गया था। तो शिमला से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी देखने को मिले थे। इसके साथ ही गणमान्य लोग मौजूद रहे और इतना ही नहीं, आपको ये भी जानकारी दे दें कि शिमला में मौजूद लोक भवन में ही एक आधिकारिक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कविंदर गुप्ता ने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। समारोह में उच्च स्तरीय सरकारी अधिकारी, गणमान्य नागरिक और अन्य प्रतिष्ठित लोग भी मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ही राज्य के प्रशासनिक और संवैधानिक कर्तव्य का निर्वाह करने की भी प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। राज्यपाल ने शपथ ग्रहण के बाद ही सभी नागरिकों के कल्याण और राज्य के विकास के लिए अपनी सेवाएं देने का संकल्प लिया है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने कार्यक्रम की सुरक्षा और सुव्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जिला अधिकारियों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। बैठक में पुलिस भर्ती परीक्षा, आने वाले त्योहार और कानून व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुलिस भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से ही पूरी की जाए। उन्होंने त्योहारों के दौरान ही कानून व्यवस्था बनाए रखने, लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और जन समस्याओं का त्वरित समाधान करने पर जोर दिया है। बैठक में अधिकारियों ने जिले की तैयारियों और सुरक्षा उपायों की जानकारी भी दी है। साथ ही आगामी योजनाओं के प्रभाव और चुनौतियों पर भी चर्चा हुई है। तो बड़ी जानकारी सामने आई, जहां पर बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जिला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली है और बैठक में पुलिस भर्ती परीक्षा और आने वाले त्योहारों और कानून व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पुलिस भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए। उन्होंने त्योहारों के दौरान ही कानून व्यवस्था बनाए रखने, लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और जन समस्याओं का त्वरित समाधान करने पर जोर दिया है। बैठक में अधिकारियों ने जिले की तैयारी और सुरक्षा उपायों की जानकारी दी। साथ ही आगामी योजनाओं के प्रभाव और चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुबह की सैर के दौरान ही पूर्व ग्राम प्रधान चंद्र सिंह के निवास पर चाय का आनंद लिया। इस दौरान ही उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याओं और अलग अलग सरकारी योजनाओं पर फीडबैक लिया है।
और इसके साथ आपको बताया, मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से ही उनकी जरूरतों और योजनाओं के प्रभाव के बारे में विस्तार से जानकारी ली और इस अवसर पर स्थानीय प्रशासन भी मौजूद रहा। उन्होंने कार्यक्रम को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित बनाने पर भी ध्यान दिया है। धामी ने नागरिक से अपील की है कि सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं और प्रशासन को सुझाव देने में भी सहयोग करें। तो भराड़ीसैंण से खबर है, जहां पर सीएम ने अहम बातचीत की, चर्चा की, लोगों की समस्याएं सुनी, उनसे बातचीत करने की कोशिश की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुबह की सैर के दौरान ये बातचीत की और पूर्व ग्राम प्रधान चंद्र सिंह के निवास पर यह चाय का आनंद भी लिया है और इस दौरान ही उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की है। उनकी समस्याओं और अलग अलग सरकारी योजनाओं पर फीडबैक भी लेते हुए नजर आए हैं। सीएम और मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से उनकी जरूरतों और योजनाओं के प्रभाव के बारे में विस्तार से जानकारी ली। इस अवसर पर स्थानीय प्रशासन इस दौरान मौजूद रहा। उन्होंने कार्यक्रम को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित बनाने पर ध्यान रखा। धामी ने नागरिकों से अपील की कि वे सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ उठाएं और प्रशासन को सुझाव देने में भी उनकी सहायता करें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पुस्तक विमोचन कार्यक्रम को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने देवनानी के कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने सदन का संचालन गरिमा संसदीय परंपराओं के अनुसार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष हमारी ताकत है और उनके सुझाव पर विमर्श होना चाहिए और इसके साथ यदि सुझाव सार्थक हो तो उन्हें स्वीकार भी करना जरूरी है। उन्होंने राजस्थान विधानसभा की परंपराओं और संसदीय मूल्यों की तारीफ करते हुए बताया है कि सदन ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे अधिक दिन चलने वाली विधानसभा रही है। भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान के विकास और जनता की भलाई के लिए सभी प्रयास एक ही ध्येय में रखते हैं, चाहे वह सरकार के पक्ष में हो या फिर विपक्ष में। उन्होंने राज्य के लोकतांत्रिक और संसदीय मूल्य को बनाए रखने का भी महत्व बताया। तो माननीय अध्यक्ष जी, आपके विधानसभा अध्यक्ष के कार्यकाल वास्तव में आपने बहुत ही गरिमा के साथ हमारी विधानसभा की परंपरा के हिसाब से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने संविधान की मर्यादा के हिसाब से और संसदीय कार्य जो विधानसभा में होते हैं उनकी पालना करते हुए आपका कार्य ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही उत्तम रहा है। इसके लिए मैं आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ साथ ही हमारे पक्ष विपक्ष के सभी साथी कभी कभी आता है और आना भी चाहिए। मैंने तो पहले दिन ही कहा था कि विपक्ष हमारी ताकत है, विपक्ष के सुझाव आने चाहिए, हमें उन पर विमर्श भी करना चाहिए। अगर अच्छा सुझाव है तो मानना भी चाहिए। और हमेशा से राजस्थान की जो परंपरा रही है ये बहुत ही ऐतिहासिक और संसदीय मूल्यों पर आधारित है। और इसी क्रम में हमारी विधानसभा सबसे अधिक दिन राजस्थान की विधानसभा चलती है। मित्रों, मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं। मैं इतना कहना चाहता हूं आपसे कि हमारे इस राष्ट्र को बनाने में हमारी कितनी पीढ़ियां लगी हैं। उन्होंने अपना सर्वोच्च दे करके इस राष्ट्र को बनाने का काम किया है। हमारा ध्येय एक ही है, चाहे वो पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों। हम राजस्थान की जनता का कैसे भला कर सकते हैं, उनके जीवन में खुशहाली कैसे ला सकते हैं, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने ये सारी बातें
हम सभी को समय समय पर उनके साहित्य से, उनके मार्गदर्शन में लगातार हमको मिलती है। हमारी ये खूबी है, हमारे प्रजातंत्र की खूबी है कि हम सबको साथ लेकर के, सबके विचारों को सुनकर के हमारा संविधान चलता है और उसमें हम सब उतने ही अपनी अपनी हिस्सेदारी है। हिस्सेदारी का मतलब ये होता है कि हमारा दायित्व सबका एक समान है कि हम कैसे काम को आगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर में बीजेपी विधायक दल की बैठक को संबोधित किया। बैठक में राज्य की राजनीति, विकास योजनाओं और आगामी विधानसभा कार्यों पर चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों को आगामी योजनाओं के क्रियान्वयन और जन कल्याण के प्रस्तावों में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अधिकारियों और विधायकों को जनता के सुझाव पर ध्यान देने और समस्याओं के समाधान में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान ही राजनीति रणनीतियों, विधानसभा सत्र की तैयारियों और राज्य विकास से जुड़े अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। अयोध्या में मौजूद राम जन्मभूमि मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन और पूजन के लिए पहुंच रहे हैं और मंदिर परिसर में भक्ति भाव का माहौल देखने को मिल रहा है। मंदिर प्रशासन ने दर्शनार्थियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम भी किए हैं। वहीं पर श्रद्धालुओं को व्यवस्थापूर्ण ढंग से मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है और सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। स्थानीय अधिकारियों ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और नियमों का पालन करने की भी अपील की है। तो अयोध्या से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता नजर आ रही है। भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही मंदिर में दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। तो अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन और पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर में भक्ति भाव का माहौल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। मंदिर प्रशासन ने दर्शनार्थियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम भी किए हैं और वहीं दूसरी ओर श्रद्धालुओं को व्यवस्थापूर्ण ढंग से मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। स्थानीय अधिकारियों ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और नियमों का पालन करने की भी अपील की है। उत्तर प्रदेश में धुंध और कोहरा देखने को मिला, जहां पर तमिलनाडु में बारिश और उत्तर प्रदेश शहर के कुछ हिस्सों में धुंध छाई हुई नजर आई, जिससे कि विजिबिलिटी कम हो गई है। प्रशासन ने नागरिकों से सड़क पर सावधानी बरतने की लगातार सलाह देते नजर आए। वहीं पर आपको बता दें, तमिलनाडु शहर के कई हिस्सों में ही बारिश भी हुई है। स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों से सुरक्षित रहने और पानी जमा होने वाले क्षेत्रों से बचने की अपील की है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में मौसम की स्थिति पर नजर रखने की भी चेतावनी दे दी है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं तमिलनाडु से, उत्तर प्रदेश से, जहां पर मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है और इसके साथ उत्तर प्रदेश में धुंध और कोहरा देखने को मिला। तमिलनाडु में बारिश देखने को मिली। अगर उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों की बात करें तो वहां पर धुंध छाई हुई नजर आई, जिससे कि विजिबिलिटी कम नजर आई है। वहीं प्रशासन ने इसको लेकर नागरिकों से सड़क पर सावधानी बरतने की लगातार सलाह देते नजर आ रहे हैं। थुथुकुडी तमिलनाडु में है, जहां पर शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई है। स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों से सुरक्षित रहने और पानी जमा होने वाले क्षेत्रों से बचने की लगातार अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग की बात करें तो उन्होंने भी आगामी दिनों में मौसम की स्थिति पर नजर रखने की चेतावनी भी दी है। तो उत्तर प्रदेश में धुंध देखने को मिली, विजिबिलिटी कम हुई और इसके साथ तमिलनाडु में भी बारिश देखने को मिली।
उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में आग लगने की घटना सामने आई। दमकल मौके पर पहुंची और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो शहर के एक कपड़ों की दुकान में ये आग की घटना घटित हुई है। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने का काम लगातार जारी है। वहीं उदयपुर की बात करें, राजस्थान में, जहां पर बड़े गांव के पास में पहाड़ियों में ये जंगल में आग लगने की घटना सामने आई। दमकल और स्थानीय प्रशासन आग को फैलने से रोकने का प्रयास करते हुए नजर आए। अधिक जानकारी बताई जा रही है, जहां पर पुणे और महाराष्ट्र भोपाल चौक इलाके में 3 मंजिला इमारत में भी आग लगी। दमकल विभाग ने आग बुझाने के लिए तुरंत ही कार्रवाई भी शुरू कर दी। प्रशासन ने नागरिकों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने और आग प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी है। तो कई हिस्सों से आग लगने की घटना सामने आई है और बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में ये भीषण आग लगी। वहीं पर आग की घटना की सूचना मिलते ही दमकल के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और उत्तर प्रदेश की बात करें तो शहर के एक कपड़ों की दुकान में यह भीषण आग लगी। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर मौजूद बताई जा रही हैं। फिलहाल आपको बता दें कि आग बुझाने का काम लगातार जारी है। राजस्थान के उदयपुर में भी बड़े गांव के पास में पहाड़ियों में जंगल में आग लगी और दमकल और स्थानीय प्रशासन आग को फैलने से रोकने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे की बात की जाए तो वहां पर भी आग की घटना सामने आई। भोपाल चौक इलाके में 3 मंजिला इमारत में भीषण आग लगी। दमकल विभाग ने आग बुझाने के लिए तुरंत ही कार्रवाई शुरू कर दी। प्रशासन ने नागरिकों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने और आग प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान से, जहां पर आग लगने की घटना सामने आई। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN TV नेशनल।